गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो सुबह सुबह का ये समय जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ और देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे पास, और लास्ट में हम लोग MCQs करेंगे। एज यूजुअल जो क्लासेस जैसे एवरीडे चलती है वैसे चलेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा पहला इशू है हम लोगों के पास। ओके, पहला इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं? भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया। ओके, भारत ने कहाँ से किया है इसका? तो भारत ने अग्नि-1 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया। चलिए, तो कहाँ कब किया है इसने? यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि कब किया है। ओके, कब किया है और कहाँ से किया है, ये दो मायने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है। तो 1 जून को ये डेट याद रखना है कि अग्नि-1 का परीक्षण कब किया गया है। अग्नि-1 का परीक्षण कब हुआ है? 1 जून को हुआ है। दूसरी चीज कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-1 का सफल प्रशिक्षण किया गया है। ओके, और किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DRDO की है कि DRDO की। DRDO के अगर बात की जाए कि इसके चेयरमैन कौन है, तो कौन है? समीर V कामत। ओके, और यह स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1958 में, है ना। DRDO दैट मीन्स डिफेंस रिसर्च, कभी कभी ये पूछ लेता है। ओके, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, DRDO का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसके चेयरमैन कौन है? समीर। ओके, ये समीर V कामत एंड 1958 में DRDO जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में। चलिए, तो ये हो गया, डेट याद रखना है। इसके साथ और क्या फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत ने अग्नि प्राइम, ओके, क्या किया था कि अग्नि प्राइम एक नई जनरेशन की अग्नि प्राइम जो है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो अग्नि प्राइम का कब किया है? आपको क्या करेगा एग्जाम में, वो हो सकता है मैच भी दे देगा, बोलेगा कि इसे कि कौन से किस मंथ में हुआ है। सपोज अग्नि प्राइम तो अक्टूबर में हुआ है। उसके अलावा अगर अग्नि फर्स्ट दे दिया तो जून में किया गया अभी, और अगर दिसंबर में सपोज दिसंबर का दे देता है कुछ, तो उसमें क्या होता है? दिसंबर 2022 में भारत ने परमाणु सक्षम, ओके, अग्नि-5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसकी रेंज कितना है आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो रेंज होती है, सपोज अगर अग्नि-5 है तो उसकी रेंज कितनी होगी? 5000 किलोमीटर, ओके, तक के लक्ष्यों को ये भेज सकती है। एंड अग्नि-1 से अभी जस्ट मैंने आपको रेंज बताया ना कितनी है, 5000 किलोमीटर है। और अग्नि-1 से लेकर के 4 तक, अग्नि-4 मिसाइल तक की रेंज कितनी है? 700 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक। ओके, तो ये जितने भी हैं यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है रेंज को लेकर के कि अग्नि फर्स्ट से लेकर के अग्नि 4th तक जो है उसकी रेंज कितनी है। तो 700 से लेकर के 3500 किलोमीटर। अग्नि-5 की रेंज 5000 किलोमीटर एंड ये लॉन्च हुआ है दिसंबर में। और फिर अग्नि प्राइम की बात करें तो अक्टूबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया। चलिए, नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। अग्नि-1 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि-1 क्या है? कहीं से भी इसमें पूछ सकता है कि मध्यम दूरी की है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ऐसे कुछ भी ऐसे करके पूछ सकता है। तो यह मध्यम दूरी की क्या है? मिसाइल है। और ये सिंगल स्टेज है, यानी जिस तरह से आप पहले देखते थे ना कि हाँ क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, उसमें 2-3 स्टेप है, वैसा नहीं है। ये केवल क्या है? मध्यम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सिंगल स्टेज मिसाइल है। इसे पहली बार जनवरी 2002 में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ओके, इंटीग्रेटेड ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज व्हीलर आइलैंड में एक रोड मोबाइल लॉन्चर, किससे? एक रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। ओके, रोड मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया गया था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास मुद्दा है वो देखते हैं। UPI ने 14 लाख करोड़ के 9 अरब लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। ओके, यूपीआई ने। तो देखते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है कभी यूपीआई का फुल फॉर्म ही पूछ ले। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस।
ओके यूपीआई सबको पता है, हर कोई यूज करते हैं, आप लोग मोबाइल में यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी ओके बहुत रिसेंट में, मतलब जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ओके नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े से ये पता चला कि जो मई मंथ में यूपीआई ने करीब 9 अरब, ओके 9 अरब जो बोल सकते हैं 9 अरब का ये लेन देन का इसने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, 9 अरब का यूपीआई के द्वारा किया गया है पेमेंट। चलिए, तो यूपीआई के द्वारा ये जो है लेन देन की गई है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस विश्व स्तर पर, ये क्या है, एक वर्ल्ड लेवल पर आप इसे ग्लोबली देख सकते हैं, स्वीकृत भुगतान प्रणालियों में से एक है। और यह 2016 में कब लॉन्च किया गया था? 2016 में ये लॉन्च होने के बाद से एक विश्वसनीय भुगतान मोड के रूप में उभरा है। बिल्कुल, तभी अगर इस पे विश्वसनीय नहीं होता तो करीब मई में अगर ऐसा जो आंकड़ा दिया गया तो कितना दिया गया? 9 अरब का। तो काफ़ी एक अच्छा आंकड़ा है ना, जिसके सबसे अच्छी पेमेंट कौन सी कर, यूपीआई सबसे अच्छा काम कर रहा है। चलिए, हाँ नेक्स्ट इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है देख लेते हैं। यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। आप सभी को पता है, तुरंत पेमेंट करना हो, आप लोग हर कोई यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते क्या है? एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, यानी तुरंत पेमेंट इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसको किसने विकसित किया है? इसको विकसित किसने किया है? एनपीसीआई द्वारा ये विकसित किया गया है, एनपीसीआई द्वारा। ओके, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके एनपीसीआई। और इसी ने ये आंकड़ा जारी भी किया है कि 9 अरब का इसके द्वारा, इसके थ्रू एक लेन देन किया गया है। ओके, एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई जो एवरीडे, आप लोग इसे ऐसे भी याद करने की जरूरत नहीं कि क्या है, सिंपली मोबाइल को ऐसे आप लोग उठाते हैं, दिमाग में थोड़ा सा तैयार कीजिए कि अच्छा हम लोग जो एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? एक इंस्टेंट पेमेंट इसके द्वारा किया जाता है और इसकी सर्विस इतनी अच्छी है कि लोग इस पर इतना, मतलब एक ट्रस्ट ही तो बोल सकते हैं ना कि इसको सर्विस पर ट्रस्ट किया जा रहा है और इतना अच्छा वर्क कर रहा है कि मई के मंथ में करीब 9 अरब। आप लोग किसी को ऐसे नॉर्मली ऐसे बता सकते हैं कि देखो तुम ऐसा करो, यूपीआई डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, सबसे अच्छी सर्विस इसी की है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है, तुरंत पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है। और एनपीसीआई द्वारा इसको डेवलप किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, तो बहुत एक इस तरह की चीज़ों को याद नहीं करना, तो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अपने आप एक 2-3 चीज़ें आपको नॉलेज के लिए मिल गई तो आपको खुद अच्छा लग रहा होगा कि हमें कुछ अपने ही मोबाइल में जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई। ओके, चलिए, या किसी भी 2 व्यक्तियों के बैंक खातों के बीच धन का त्वरित, इंस्टेंट क्या हो गया? त्वरित हस्तांतरण हो गया, है ना। इंस्टेंट पेमेंट क्या हो गया? तुरंत, मतलब इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, त्वरित हस्तांतरण संभव बनाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान को हराकर चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप जीता है। ठीक है, तो भारत ने किसको? पाकिस्तान को चौथी बार हराकर क्या जीता है? पुरुष जूनियर एशिया कप। और ये खेल हुआ कहाँ था? ये कप कहाँ पे हुआ है? ये एशिया कप जो है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ओमान में। ओके, ओमान में किया गया है। तो पुरुषों का हॉकी जूनियर एशिया कप जो है अंडर-29, क्योंकि जूनियर की बात कर रहे हैं, जूनियर एशिया कप है, अंडर-29 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट आप इमेज में भी देख रहे हैं। इसका आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया था? एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। दैट्स इट, बस इतना याद रखना है। एक्चुअली कमेंट में आई थी, मेरे पास ये कमेंट आया है कि मैं स्पोर्ट्स सेक्शन से भी आप लोगों का जो करंट है वो कवर करवाऊं। एंड कल एक आर्ट एंड कल्चर का भी कमेंट मेरे पास आया है, तो बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर से भी जो कुछ क्वेश्चन होंगे मैं डेफिनेटली आप लोगों को करवाऊंगी। ओके, चलिए, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि मोबाइल एक ऐप को लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप। ओके, देखते हैं क्या है पीएम स्वनिधि। क्या है पीएम स्वनिधि? आप लोग को पता ही है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर
है ना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि जो है इसको लॉन्च किए हुए करीब 3 साल हो गए हैं। ओके, तो अभी मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया गया है, सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इस ऐप को किस कौन सा मंत्रालय के द्वारा, ओके, ये जो मोबाइल ऐप आप देख रहे हैं ये आप पूरा याद रख लें, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप, इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। फर्स्ट थिंग, कौन से मंत्री हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्री? कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये तीन यहाँ पर आपसे ये 2 क्वेश्चन बन सकता है। ओके, मंत्रालय पूछ सकता है और दूसरा चीज है कि मंत्री कौन है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं पीएम स्वनिधि के लिए ये जो ऐप है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स यानी आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोई गोलगप्पे हैं, कोई बड़ा पाव, कोई बर्गर वगैरह जो खाते हैं तो क्या हो, स्ट्रीट वेंडर्स कहलाते हैं, वो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो ये जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को, जो आप लोन जो लेना चाहते हैं, ठीक है, लोन लेने की प्रक्रिया को आसान करेगा मोबाइल ऐप के थ्रू, और योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और अगर सपोज कोई लेना चाहता है, ओके, कि अगर उसे अपना एक स्टार्ट करना है, वेंडर्स का प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो कोई अपना वो किसी प्रकार का छोटा एक लघु स्तर पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इस ऐप के जरिए ही लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसे और भी कुछ जानकारी कि इस योजना में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में इसको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ओके, क्योंकि जब मोबाइल में ऐप है तो आसान हो जाएगा। ओके, चलिए अभी क्या हुआ है, इसके साथ एक चीज हुई क्या है कि अभी इस योजना का 3 साल पूरा हो गया। देख लेते हैं पीएम स्वनिधि पोर्टल पर। ओके, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये क्या है, पीएम स्वनिधि पोर्टल यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि, ठीक है। और स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? मैंने अभी बताया, गोलगप्पे, बड़ा पाव वगैरह जो खाते हैं। स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि पोर्टल पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उद्यम पंजीकरण, यानी अगर वो छोटा मोटा अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उद्यम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पंजीकरण उसको कैसे रजिस्टर्ड करवाना है और उसके असिस्ट मतलब उसके लिए और क्या चीज़ जरूरी है उनको, तो यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी शुरू की गई है। ठीक है, यह सुविधा लघु और मध्यम मंत्रालय की मदद से शुरू की गई है। आरआरबी में, आरआरबी यानी क्या हो गया, आरआरबी यानी क्या हो गया, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। ओके, रीजनल रूरल बैंक या इसने क्या किया, आरआरबी ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को इस योजना के तहत, मतलब उसके प्रदर्शन काफी अच्छे रहे हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ओके, तो आंध्र प्रदेश के ग्रामीण बैंक का जो प्रदर्शन है काफी अच्छा रहा इस योजना में, तो उसने क्या किया है, इसको सम्मानित किया है। ओके, आरआरबी के द्वारा वो सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में थोड़ी सी, कि जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि इस योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। तो लॉन्च कब हुआ था? ये 2020 में हुआ था। 1 जून 2020 में यह योजना क्या किया है, लॉन्च किया गया है 1 जून 2020 में। तो अभी 2023 में 3 साल हो गए। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बहाल करना। डेफिनेट एक तो वो 100 वर्ड भी जुड़ा हुआ है, स्ट्रीट वेंडर्स तो है ही, और एक 100 का मतलब ही क्या होता है, अपने ऊपर वो बात आ जाती है ना, सेल्फ होता है। तो आत्मनिर्भरता की बात आ जाएगी, आत्मविश्वास की बात आएगी, और स्वरोजगार, एक अपने आप का अपना रोजगार हो जाएगा। यह भारत सरकार की सबसे तेजी से बढ़ती हुई माइक्रो क्रेडिट योजनाओं में से एक है। ओके, एक बन गई है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, इसके 3 साल पूरे कब? 1 जून 2023 में। ठीक है, जब पूरा हुआ है तभी इसमें थोड़ी सी मोबाइल ऐप वगैरह को लॉन्च किया गया है इसी संदर्भ में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और नेपाल ने 1 जून 2023 को विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौते यानी MOU पर साइन किए हैं। ओके, चलिए भारत और किसने किया है? नेपाल ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत और नेपाल
के बीच कितने समझौते? 7 समझौते। 7 समझौतों पे इसने क्या किया है? साइन किया है। ओके, अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। सोचिए, एक ही नाम, और वहां पे लोग उनको किस नाम से? प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओके, तो ये हो गए आपके पीएम नेपाल के। नेपाल के प्रधानमंत्री यही हैं। ओके, इनके बीच में, और हमारे तरफ से कौन है? मोदी जी। आप इमेज में देख ही रहे हैं। इनके बीच में 7 समझौते में, और 7 समझौते किन क्षेत्रों में है देख लेते हैं। तो इन क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो पाइपलाइन की बात चल रही है अभी, और चलिए अभी आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। अमलेखगंज वाली जो पाइपलाइन की बात चल रही है ना, चल रहा है, उस पर काम चल भी रहा है। अमलेखगंज वाली पाइपलाइन पे काम चल भी रहा है। ओके, एकीकृत चेक पोस्ट का विकास और जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान तंत्र, ओके, शामिल है इसमें। वो 7 जो समझौते हैं वो कौन कौन से हैं, अभी आपको थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। जल विद्युत वाली मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली कि भारत जो है वो नेपाल की दूसरी जल विद्युत वाली वहाँ पे जो प्रोजेक्ट को शामिल कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साथ और क्या है। उनके द्वारा रुपई डीहा, क्या है? रुपई डीहा नेपालगंज और सुनौली भैरहवा के बीच एकीकृत चेक पोस्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एकीकृत चेक पोस्ट का भी उद्घाटन किया गया। कौन कौन से है? रुपई डीहा नेपालगंज और सुनौली भैरहवा। फर्स्ट थिंग हमने अभी कहा अमलेखगंज, एक गुंज नहीं है, ओके, ये गुंज नहीं है, गंज है, अमलेखगंज। तो मोतिहारी, जो कि बिहार, चंपारण, मोतिहारी सब जान रहे हैं, अमलेखगंज नेपाल, इनके बीच में क्या है? तेल पाइपलाइन का चरण 2 यानी स्टेज 2 परियोजना की आधारशिला भी स्टेज 1 हो चुका है, स्टेज 2 की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। किसकी? मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। क्लियर। और दूसरा है गोरखपुर न्यू बुटवल सब स्टेशन 400 kV क्रॉस। कितना है गोरखपुर में? गोरखपुर न्यू बुटवल सब स्टेशन 400 kV क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, ओके, बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य उनके द्वारा शुरू किया गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो किसके साथ? भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। ओके, भारत और नेपाल के बीच में। यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो ये हैं, ये तीनों क्वेश्चन में से कोई, क्योंकि इसमें भी सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो मोतिहारी और अमलेखगंज। क्योंकि गोरखपुर यूपी में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आप सुनौली वाला भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी बिहार से टच, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। ओके, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है कि कहीं पूछ ना ले, मे बी। तो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके साथ आप थोड़ा यहाँ पर और लिख लीजिए कि भारत को नेपाल में क्या हुई है? दूसरी जल विद्युत योजना भी मिली है भारत को नेपाल में। तो कौन सी है? वो भारत के जो सतलज, ओके, सतलज, मैंने कल भी क्लास में बताया था, सतलज विद्युत निगम लिमिटेड, ओके। इसको क्या मिली है? भारत के ये जो सतलज विद्युत निगम लिमिटेड है, या भारत को बोल सकते हैं कि नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना मिली है। ओके, नेपाल में दूसरी जल विद्युत, अभी कल की क्लास में मैंने करवाया जल विद्युत योजना, ठीक है, दूसरी जल विद्युत योजना कहां पर? नेपाल में, भारत को। ठीक है, और किसे मिली है? सतलज विद्युत निगम लिमिटेड को मिली है। ओके, चलिए, हाँ, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो है, भारत और नेपाल के बीच में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सीमा, हो सकता है ज्योग्राफी में आ जाए, ये करंट से जुड़ा हुआ है कि भारत और नेपाल के बीच में, मतलब भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा। ओके, तो भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। भारत के 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं?
कौन कौन से हैं? बिहार, एक मिनट, इस यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अलग कलर से कर, सीमा साझा, सीमा साझा कौन कौन से हैं? बिहार, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तराखंड एंड फिफ्थ सिक्किम। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रही हूँ कि कमेंट आई थी कि मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ाया करूँ, तो मैं क्लास तो ये मॉर्निंग वाली हिंदी में ही लेती हूँ, तो मतलब जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसमें कहीं, इसमें भी कहीं किस प्रकार की कोई इश्यूज़ है तो मैं इन शब्दों को भी हिंदी में लिख दिया करूँगी, ठीक है? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं तो क्लास हिंदी में ही ले रही हूँ, मॉर्निंग वाली क्लास जो करंट अफेयर्स की है, तो इन शब्दों को भी अगर लगता है कि इस पे इसे भी हिंदी में लिखना है तो डेफिनेटली मैं इसे लिख दिया करूँगी। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा, किसी स्टूडेंट का था, मुझे एग्जैक्टली नाम अभी रिमेंबर नहीं है, बट आप मुझे बताएं जरूर दोबारा। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, नेपाल जो है स्कीम साझा करती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। चलिए, भारत और नेपाल का, हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री जो है भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह 31 मई 2023 को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिसंबर 2022 में उन्होंने कार्यभार संभाला था, आया था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट लीव इट। श्री प्रचंड 2 जून 2023 को कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उज्जैन और इंदौर का दौरा करेंगे। दैट्स इट। ये 4 दिवसीय यात्रा पे आए, इसीलिए इतना जो अभी वार्ता जो चल रही है, क्या क्या उनके समझौता हुआ, इसलिए चल रहा क्योंकि जरूर इनका मिलना हुआ है तभी समझौता होगा। ओके, ये उज्जैन और इंदौर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं। अश्विनी कुमार को यूको बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दैट्स इट। अश्विनी कुमार यूको बैंक के क्या बन गए हैं? एमडी बन गए हैं और सीईओ उनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या किया गया है? अहिल्या नगर रखा गया है, अहिल्या नगर। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे ने घोषणा किया है कि अहमदनगर शहर का नाम जो है मराठा रानी, कौन थी ये? मराठा रानी है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर कौन है? ये मराठा रानी है, इन्हीं के नाम पर अहिल्या नगर रख दिया गया है। तो किस नगर का नाम को चेंज किया गया है? किस नगर का? अहमदनगर का नाम को चेंज करके ओके अहिल्या नगर रखा गया। किसने चेंज किया है? एकनाथ शिंदे जी द्वारा। यह घोषणा अहिल्याबाई होलकर की अभी कौन सी जयंती है? 298वीं जयंती है उनकी, उसी के अवसर पर क्या किया गया है? नाम को चेंज कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उनकी थोड़ी सी हम लोग इतिहास को जानते हैं। वह 18th सेंचुरी में मालवा प्रांत की अत्यंत योग्य क्या थी? शासिका थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। कब? 18th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की मालवा प्रांत की। किस प्रांत से थी? मालवा प्रांत से। और महेश्वर यानी एमपी में को होलकर राजवंश की सीट के रूप में स्थापित किया था। महेश्वर को क्या किया? होलकर राजवंश की सीट के रूप में स्थापित किया। पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण किया। ठीक है, पूरे भारत में बहुत सारे मंदिर और धर्मशालाओं का इन्होंने निर्माण किया। काशी विश्वनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना का जो निर्माण है वो अहिल्याबाई होलकर ने कब करवाया था? 1780 में करवाया था। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर की जो वर्तमान की संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट मुद्दा? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। ओके, चलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा विश्व दुग्ध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को। भारत जो है ये ध्यान रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में कितना 24% का योगदान देता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन भारत जो है सबसे ज्यादा, मतलब ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो दूध का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। और दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कौन है? तो यूएसए और चीन है। ओके, यूएसए और चीन है, यानी दूध के प्रोडक्शन में भारत फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे यूएसए है एंड थर्ड नंबर पर आपका चाइना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। और कहाँ पे कर रहा है ये? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में
नई दिल्ली में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब देख लेते हैं ये यूपीयू है क्या? यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है, दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके अलावा इसमें और क्या है वो देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1874 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है। डाक क्षेत्र का क्या है? प्राथमिक मंच है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर जो है उसको एक तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उसको फिर से क्या किया जा रहा है? वहां पर फिर से काम चल रहा है, कुछ डेवलप किया जा रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर विकसित कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी जो है वो कहाँ मिला है? तो नॉर्वे में मिला है। ओके, नॉर्वे में। एक्चुअली क्या है, इसमें मिट्टी के नीचे से जो मीथेन है ना वो लिक्विड और बोल सकते हैं कि गैस फॉर्म में बाहर आई है। ओके, मीथेन जो है लिक्विड और गैस फॉर्म में, तो यही जल मग्न मिट्टी के ज्वालामुखी जो है नॉर्वे में पता चला है। ग्लोबल पोलियो इरिटेक्शन इनिशिएटिव GPEI की स्थापना कब हुई थी? ग्लोबल यहाँ बात कर रहा है तो 1988 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नमो शेतकारी महासमन योजना किसकी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। नमो शेतकारी अभी मैंने किसान को बताया था ना कि जिस तरह से केंद्र में क्या चल रहा है, PM किसान सम्मान निधि योजना थी, उसी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों के लिए 6,000 रुपए जो वो वार्षिक रूप से देगी। तो उस योजना का नाम क्या है? नमो शेतकारी महासमन योजना। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन है? शालिनी सिंह। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD कौन है? अजय यादव। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश है? FDI को शीर्ष स्रोत देश के रूप में दुबई में जहां पे किया गया आयोजित कौन है? FDI नहीं, क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे स्रोत देश के रूप में कौन सा देश आगे आया है? भारत है। ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? दुबई में किया गया। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कनाडा है। ओके, कनाडा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन से देश की कंपनी ऑलस्टम द्वारा 100 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी? कौन से देश की कंपनी के द्वारा कौन बना रहा है? तो फ्रांस की ऑलस्टम कंपनी। ये मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। फ्रांस की ऑलस्टम कंपनी जो है वो क्या कर रही है? 100 वंदे भारत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वंदे भारत ट्रेन जो है बना रही है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ओके, मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसको? सचिन तेंदुलकर को। ओके, चलिए USA के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? समुद्री गठबंधन से UAE। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं कि बहुत स्पीड से हो जा रहा था, मुझे बताइएगा, इसलिए मैं बिल्कुल साइड में होकर क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। पुलिस द्वारा OPS क्लिनिक अभियान शुरू किया गया है। ओके, कहाँ? पंजाब में। रेलवे के क्षेत्र द्वारा शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण उत्तर रेलवे कर रही है। नौसेना आयुक्त के महानिदेशक कौन है? श्री P उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंझोउ 16 मिशन लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। सेंझोउ मेंझोउ जो भी नाम आ जाए, ये केवल कुछ नहीं देखना है, चीन मार देना है। संबाग बंदरगाह कहां पर है? इंडोनेशिया। संबाग बंदरगाह इंडोनेशिया। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं आज के MCQs को देख लेते हैं कौन कौन से MCQs हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विद्युत योजना यानी NEP को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा डैश अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है। ओके, तो ये कब से कब की अवधि के लिए है? 2022 से लेकर 32, 10 साल की अवधि के लिए। 2025 से 2030, 2028 से 2040 एंड 2030 से 2042। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2020 से लेकर 2032 तक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी। विच वन इज द राइट आंसर? हरदीप सिंह पुरी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ओके द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 2001 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अग्नि 1 के संबंध में बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये सामरिक बल कमान ने क्या किया, 1 जून 2023 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 का सफल परीक्षण लॉन्च किया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ओ सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अग्नि 1 जो है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। ओके, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा घटकर जीडीपी का कितना हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल बोर्ड में ये भी एक ये है कि बस बार बार उस पे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो घटकर जीडीपी का कितना हो गया है, 6.4%, 6.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई, इसका आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ओके, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। कभी कभी हम लोग को लगता है अच्छा ये तो इतना आसान से पूछ लेगा, और कभी आसान चीजें एग्जाम में क्या रहता है तो आसान ही पूछता है, जिसको हम लोग छोड़ के जाते हैं वो एग्जाम में पूछ लेता है ना। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से नाम ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन सही है, यूपीआई ने मई में 14 लाख करोड़ के रिकॉर्ड 9 अरब ट्रांजैक्शन किए, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष से संबंधित डैश भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है। तो आयुष से संबंधित 31 जो मानक है उनको, क्योंकि 30 जड़ी बूटी हैं और एक ऐसा उत्पाद को क्या किया गया है, इसने भारतीय मानक ब्यूरो में इसमें भारतीय मानक ब्यूरो में इसने अधिसूचित किया है। कितने, 31, टोटल कितने हैं, 31 है जो आयुष से संबंधित है। तो उसमें 30 जड़ी बूटी और एक उत्पाद है आपका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप जीता है, चौथी बार जीता है, तो वो कौन है, भारत है। ओके, कौन है, भारत है। एंड भारत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। संस्कृति मंत्रालय हैदराबाद के गोलकुंडा किले में डैश तेलंगाना गठन दिवस मना रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है, 2 जून यानी कल क्या हुई थी कि जो तेलंगाना दिवस मनाया गया था 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था, 2 जून। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को। ठीक है, तो ये कौन सी दिवस मनाएगा, ये वाह लिखा है। ओके, ये वाह है, 10वां 11वां। ओके, थोड़ा सा इस पे इतना तो कर ही सकते हैं, ये ना 11वां। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना 10वां 11वां, तो ये जो गोलकोंडा में कौन मना रहा है, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। ओके, संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया है, हैदराबाद में संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद के गोलकुंडा किले में इसका सेलिब्रेशन किया है तेलंगाना गठन दिवस का। और ये इसका 10वां था, क्योंकि जब स्थापना ही 2 जून 2014 को, ये तो ऐसे भी आप काउंट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां। ठीक है, चलिए तो आज के हमारी जो करंट अफेयर्स की इश्यूज एंड आपके पास एमसीक्यूज 1 लाइनर फैक्चुअल कंप्लीट हो गई। इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार के कोई डाउट्स हो गए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं रेगुलर बोल रही हूँ, क्लास में लाइव होना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं क्लास को, ये मॉर्निंग वाली क्लास जो है सुबह 6 बजे इसको मैं लाइव स्टार्ट करूंगी। ओके, और हाँ एक चीज़ है, आप लोगों को कुछ कमेंट्स आ रहे थे टेलीग्राम चैनल को लेकर के, क्या लिंक है, तो अगर अभी आप देखेंगे तो आपको टेलीग्राम जो लिंक है वो आसानी से शो हो जाएगा। ओके, OCISPCS चैनल पर जाकर टेलीग्राम लिंक आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं मिल पा रही हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर करके मुझे बताएं। ओके, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यह मेरी अपनी चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, वंस अगेन थैंक यू एंड ए लॉट्स ऑफ थैंक्स। चलिए तो फिर मिलते हैं, हैव ए नाइस डे।